नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे शिक्षण विधियाँ और L1 की शिक्षण विधियाँ चल रही थी, साथ में L2 की भी चल रही थी। आज ऐसा टॉपिक है जो L1 में भी काम का है और L2 में भी काम का है। L1 और L2 दोनों में कॉमन टॉपिक है और आज अपन उसको पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप L1 के स्टूडेंट हैं तो भी देखना इसको, और अगर आप L2 के हैं तो भी इसको आप समझना, क्योंकि दोनों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है ये। और यूँ कहिए कि हिंदी में भी है, संस्कृत में भी है, और इन्वायरमेंट में भी है, और सोशल साइंस में भी है, साइंस में भी है, हर जगह है ये टॉपिक। टॉपिक का नाम है प्रयोजना विधि, या यूँ कहिए प्रायोगिक कार्य या प्रोजेक्ट मेथड, जो भी आप नाम दो, अलग अलग नाम आते हैं, सारी चीज़ें एक ही है। वो स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। आंखों में थोड़ी जलन थी, डॉक्टर ने कहा कि यूवी वाला ये कुछ दिन के गिलास डाल दो तो ठीक रहेगा। हालांकि काफ़ी असहज है, फिर भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर अभी तक नहीं आए हैं, शायद पढ़ाई कम करी, अभी तक आए ही नहीं, और आ भी जाते हैं तो अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबके होते हैं, होता रहता है। तो शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट मेथड, या इसको यूँ कहिए प्रायोगिक कार्य, ये आपके L1 और L2 दोनों में दिया हुआ है। तो इसको प्रायोगिक कार्य जब पढ़ रहे हैं तो हम प्रयोजना विधि भी साथ में ही पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि प्रायोगिक कार्य कहीं न कहीं इसी विधि से सीधे से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रोजेक्ट के बेस पे किया जाता है। इसलिए प्रायोगिक कार्य पढ़ें और प्रयोजना विधि छोड़ दें, ये न्याय संगत नहीं होगा। इसलिए प्रयोजना विधि साथ में साथ लेना ज़रूरी है। यूँ कहिए प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड, तो कहने का मतलब ये है कि हम आज प्रायोगिक कार्य अर्थात प्रयोजना विधि, या यूँ कहिए कि प्रयोजना को आप उसको प्रोजेक्ट को परियोजना विधि भी कह सकते हो, बहुत सारे नाम है, इंग्लिश में एक ही नाम चलता है, प्रैक्टिकल वर्क या प्रोजेक्ट मेथड। तो इस टॉपिक को हम समझने जा रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ी अच्छे से समझना इसको, एक एक चीज़ को ध्यान से समझना। और मुझे बहुत अच्छे से यकीन है और विश्वास है कि जैसे ही ये टॉपिक पूरा होता है, जैसे ही 40-45 मिनट आप इस चीज़ को देख लोगे, 50 मिनट, उसके बाद इससे रिलेटेड आपकी दिमाग में कोई प्रकार की कन्फ्यूज़न, शंका, संदेह नहीं रहेगा। मैं बड़ा आश्वस्त हूँ इस बात को लेकर। तो पिछली क्लासेस आपको समझ में आई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है, और आपका फीडबैक मुझे निरंतर मिलता रहेगा। तो शुरू करते हैं इस प्रोजेक्ट मेथड को, कि प्रोजेक्ट मेथड में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहली तो बात ये, तो प्रोजेक्ट मेथड के अंदर हम पढ़ेंगे क्या क्या, क्योंकि जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो हमें कम से कम ये अंदाज़ा होना चाहिए कि इस टॉपिक के अंदर हमें पढ़ना क्या है। परियोजना विधि, और इसमें हम क्या क्या पढ़ सकते हैं और क्या क्या आज हम पढ़ेंगे इसमें, उन चीज़ों को मैं एक बार मॉडल के जरिए आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़, कोई भी टॉपिक हो, सबसे पहले ये देखा जाता है कि ये है क्या, है क्या, क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, मतलब क्या है इसका, परिभाषा क्या है, इसका अर्थ क्या है। देखो, परिभाषा और अर्थ में क्या फ़र्क है। अब तीनों में क्या फ़र्क है। क्या का मतलब ये है कि ये है क्या एक्चुअल में, तो आप कहोगे कि ये एक ऐसी विधि है जो अध्ययन अध्यापन में उपयोग में लाई जाती है। जब बात आती है परिभाषा, किसे कहते हैं? परिभाषा ये है कि विभिन्न विद्वानों ने इसके संबंध में क्या बातें करी है। हालांकि अपन बहुत सारे विद्वान नहीं लेंगे यहाँ पे, एक दो मेन विद्वान जो लेने चाहिए हमें वो लेंगे। और तीसरा, अर्थ क्या है। अर्थ का क्या मतलब होता है कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। विद्वानों को छोड़िए, इन विद्वानों के इन सब के निष्कर्ष के बाद आप कहाँ तक पहुँचे हैं, इसका अर्थ क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे। उसके बाद देखेंगे थोड़ा सा इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का मतलब ये हो गया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। मतलब ये हुआ कि हम ये देखेंगे कि यह विधि
कहाँ से स्टार्ट होती है और किस तरह से ये विधि आगे बढ़ती है, और वर्तमान में जो हम पढ़ रहे हैं, इस विधि का उपयोग कर रहे हैं, यहाँ तक आने में इसने कौन सी यात्रा तय करी है। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कौन से देश में किस विद्वान ने कब कौन सी पुस्तक में इस विधि का जिक्र किया और किस तरह से ये विधि वर्तमान में हमें हमारे तक पहुँची है। उसके बाद हम ये चीज़ देखेंगे कि एक परियोजना विधि के अंदर होता क्या है, मतलब कौन से चरण होते हैं, कि कोई भी प्रोजेक्ट मेथड जब शुरू करते हैं तो प्रोजेक्ट मेथड के अंदर स्टूडेंट कौन से चरण अपनाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पे टोटल 6 चरण आएंगे। वैसे 5 चरण थे मूल रूप से, उसके बाद में एक और जोड़ा गया। वर्तमान में अगर प्रश्न आता तो 6 चरण बनते हैं, वो 6 चरण समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि परियोजना विधि के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं, कि परियोजना विधि के अंदर कौन कौन सी बातों को शामिल किया जाना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि परियोजना विधि की मुख्य बातें, या यूँ कहिए कि इसके तत्व कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे बेसिकली कई किताबों में सिद्धांत भी लिखा जाता है कि मुख्य सिद्धांत कौन से हैं। तो सिद्धांत कहो तत्व कहो एक ही बात है कि कौन कौन से तत्व। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि इसमें जैसे उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए या रियल लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए, इसमें बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ऐसे कौन से तत्व है जो परियोजना विधि में होने चाहिए, एक अच्छी परियोजना विधि में होने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इन तत्वों के बाद में हम देखेंगे कि परियोजना विधि के कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार के प्रोजेक्ट हो सकते हैं। तो इसमें हम 5वें बिंदु के रूप में देखेंगे। प्रकार में हम क्या क्या देखेंगे, उसमें हम देखेंगे कि समय के आधार पे कितने प्रकार की होती है। तो 2 प्रकार की हो सकती है। अल्पसंख्यक का मतलब अल्प टाइम कम समय का प्रोजेक्ट भी हो सकता है, और दीर्घ टाइम यूँ कहिए कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट भी होता है, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट भी होता है। समय के अनुसार हो सकता है। इसके अलावा संख्या के बेस पे भी हो सकता है, एक व्यक्ति का हो सकता है, व्यक्तिगत हो सकता है, सामूहिक हो सकता है, मतलब बहुत सारे व्यक्तियों का प्रोजेक्ट भी हो सकता है। इसके अलावा किलपैट्रिक खुद क्या मानते हैं, उनके अनुसार क्या माना गया है। इसके अलावा रिस्क के अनुसार भी है कुछ, एक कॉलिंसन के अनुसार भी है। तो ये कुछ विद्वान हैं। तो इन 5 तरीकों के आधार पर हम बांटेंगे कि कितने प्रकार हैं। और छठा पॉइंट हम देखेंगे कि इसके गुण क्या है, वो इसके दोष क्या है। ये छठा पॉइंट आ जाएगा इसमें कि प्रोजेक्ट मेथड के क्या मेरिट्स है, क्या डीमेरिट्स है, गुण क्या है और दोष क्या है। और 7वां बिंदु कुछ विविध करके ले लेंगे। मतलब ये हुआ कि जो बातें कुछ रही हुई है वो बातें इसमें शामिल हो जाएगी। विविध का मतलब क्या होता है, मिससेलेनियस, मतलब कुछ चीज़ें अगर छूट गई है तो वहाँ पे शामिल हो जाएगी। और इस तरह से हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। L1 L2 सभी जगह ये आपके उपयोगी है। तो अब आप क्या करोगे, अपना जो पिछला चैप्टर हमने पढ़ा था, आगे का चैप्टर हेडिंग दे दीजिए और ये एक प्रकार से मैप बना दीजिए। इस तरह से ये, इसे अपन कहते हैं एक प्रकार से ब्लूप्रिंट बोलते हैं। आपने जब 10th और 12th में पढ़ते हैं तो ब्लूप्रिंट का मतलब होता है कि इन बिंदुओं का हम आगे अध्ययन करने जा रहे हैं और इसके बाद कोई पॉइंट ऐसा शेष नहीं बचेगा, क्योंकि जैसे इसकी विशेषताएं हैं तो इसमें आ जाती है, इसकी लाभ हानियाँ आ गई, इसका पूरा इतिहास आ गया, इसका अर्थ वगैरह सारी चीज़ें आ गई, इसके प्रकार आ गए, इसके कौन से चरण होते हैं ये सब आ गए। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अपन है वो यहाँ पे 7 भागों में बांट के क्लियर कर रहे हैं। कुछ बचा खुचा हुआ तो अपन 7वें बिंदु में ले लेंगे और इस तरह से हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं परियोजना विधि। और सबसे पहले हम आएंगे इसकी मुख्य अवधारणा पे, और अवधारणा में है क्या, परिभाषा और इसके अर्थ। तो आगे बढ़ता हूँ मैं, इसको आप है वो एक बार स्क्रीनशॉट लेके और सेट कर देना अपनी कॉपी के ऊपर। तो अब बात करते हैं सबसे पहले क्या है, परिभाषा क्या है और अर्थ क्या है। देखिए, परियोजना विधि अब बात ये आती है कि ये है क्या। देखिए, सबसे सिंपल शब्दों में अगर कहें कि परियोजना विधि है क्या, तो मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में कह सकता हूँ।
परियोजना का मतलब होता है प्रोजेक्ट करना। जैसे अपन जब स्कूल में पढ़ते थे तो अपने को प्रोजेक्ट दिया जाता था कि आप जैसे पशुपालन का कोई प्रोजेक्ट बना लो, या आप गरीबी के ऊपर कोई प्रोजेक्ट बना लो, या कोई बेरोज़गारी के ऊपर प्रोजेक्ट बना लो, या फिर कोई पॉल्यूशन के ऊपर प्रोजेक्ट बना लो, या फिर जो प्लास्टिक मार्केट में इकट्ठा हो रहा है, प्लास्टिक पॉल्यूशन हो रहा है, उसके ऊपर कोई प्रदर्शन या ऐसा कोई प्रोजेक्ट बना लो, या रिन्यूएबल एनर्जी जो थी नॉन रिन्यूएबल उसके ऊपर कोई प्रोजेक्ट बना दो। तो ऐसे प्रोजेक्ट बनाए जाते थे। तो प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो कुछ भी हम किताबों में पढ़ते हैं उन चीज़ों को, पढ़ी हुई चीज़ों को करके सीखना। जैसे आपने किताब में तो पढ़ा है कि गाड़ियाँ चलती है उससे, या यूँ कहिए कि अपन लाइट बनाते हैं, लाइट से विद्युत बनती है, विद्युत से फिर ये चीज़ें होती है, विद्युत से घर के अंदर वो प्रकाश होता है, विद्युत से ट्रेनें चलती है, विद्युत से ये होता है वो होता है। विद्युत बनती कैसे हैं कि जल से बन सकती है, कोयले से बनती है, कोयले से फिर पॉल्यूशन होता है। ये चीज़ हमने किताब में तो पढ़ ली। लेकिन अब इन पढ़ी हुई चीज़ों को, अगर इन पढ़ी हुई चीज़ों को हम करके देखते हैं तो उससे हम कहते हैं एक प्रकार का करके सीखना या सीखी हुई चीज़ों को करना। तो करके सीखना या सीखी हुई चीज़ों को करना, प्रैक्टिकली करना। तो जो किताबी ज्ञान था उस किताबी ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान में जोड़ा हमने। तो किताबी ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान में जोड़ने की जो ये विधि है, दरअसल उसे ही हम प्रोजेक्ट विधि कहते हैं। तो अब देखिए, मतलब एक चीनी कहावत है और उस बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक बार कोट की थी, मैं आपको समझाता हूँ। चीनी प्रोवर्ब है वो। उन्होंने कहा था कि मुझे थोड़ी सी हल्की सी याद आ रही है। उन्होंने कहा था कि यू टेल मी आई फॉरगेट, आप मुझे बता दो मैं भूल जाऊँगा। यू शो मी आई रिमेंबर, आप मुझे बता दो, दिखा दो, मुझे याद आ जाएगा। आप मुझे कह दो मैं भूल जाऊँगा, आप मुझे दिखा दो मुझे याद आ जाएगा। और लास्ट में उन्होंने कहा यू इंक्लूड मी आई अंडरस्टैंड, आप मुझे शामिल कर लो मैं समझ जाऊंगा। देखिए कितना बेंजामिन फ्रैंकलिन की बात पूर्ण रूप से प्रोजेक्ट मेथड पर लागू होती है कि आप मुझे कुछ चीज़ बता दोगे तो मैं उसे भूल जाऊंगा, भूल सकता हूँ। आप मुझे दिखा दोगे तो मुझे वो याद भी आ जाएगी। लेकिन अगर आप मुझे शामिल कर लोगे, इंक्लूड कर लोगे, तो मैं चीज़ों को समझ जाऊंगा। अब देखिए, टीचर ने कोई टॉपिक पढ़ाया, बता दिया, वो भूल सकता है। टीचर ने करके दिखा दिया, उसको याद आ सकता है। लेकिन अगर टीचर ने उस चीज़ को करने में उसको शामिल कर लिया, इंक्लूड कर लिया, तो वो चीज़ को समझ जाएगा। और अगर समझ गया तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन का जो स्टेटमेंट था, जो कोट किया था उसने चीनी कहावत को, दरअसल यही प्रोजेक्ट मेथड है कि बच्चों को इंक्लूड करो। कोई भी चीज़ जब पढ़ाते हो तो उनको उसमें शामिल करो बच्चों को, तो उसको चीज़ समझ में आ जाएगी। समझ में चीज़ आ जाती फिर रटने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है? प्रोजेक्ट मेथड का मतलब होता है करके सीखना। जो कुछ बच्चे को ज्ञान दिया जाता है, किताबों में पढ़ाया जाता है, उन पढ़ी हुई चीज़ों को व्यवहारिक रूप से करके दिखाना प्रोजेक्ट है। अब बात ये आती है कि ये कहाँ तक उचित है, मतलब इसका वास्तविक रूप से उपयोग हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल होता है। कोई भी भवन बनता है उससे पहले उसका प्रोजेक्ट बनाया जाता है। कोई भी जैसे अपने रिफाइनरी बनती है तो रिफाइनरी बन रही बाढ़ में, उसका एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है। कोई भी रेलवे बनेगी उसकी प्रोजेक्ट बनेगा। तो उन्होंने पहले किताबों में पढ़ा है, उस पढ़ी हुई चीज़ों को प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट बना के उसको मूर्त रूप दिया गया। तो प्रोजेक्ट मेथड एक ऐसा मेथड है जो ज्ञान को मूर्त रूप देता है। अमूर्त चिंतन से मूर्त चिंतन की ओर लिया जाता है। जो चीज़ें बच्चे ने पढ़ी थी, उन पढ़ी हुई चीज़ों को वो वास्तविक धरातल पर ले आता है। तो ये है हमारा प्रोजेक्ट मेथड। देखो, प्रोजेक्ट मेथड की बात करूं अगर मैं, तो क्या है, अब आप समझ गए होंगे क्या है। तब आप ये कहोगे कि प्रोजेक्ट मेथड क्या है। तब आप कहोगे कि जो चीज़ें पढ़ी थी, अर्जित ज्ञान जो है, किताबों में जो हमने ज्ञान अर्जित किया है, उस अर्जित ज्ञान को एक प्रकार से व्यवहारिक रूप, अर्जित ज्ञान को व्यवहारिक रूप में लागू करना। अब जो किताबी ज्ञान हमने प्राप्त किया है
उसको अगर व्यवहारिक रूप से हम लागू करते हैं तो ये करने का तरीका जो होगा वही प्रोजेक्ट होगा। तो इस प्रोजेक्ट के जरिए हम क्या करते हैं, करके सीखते हैं। क्या करते हैं, करके सीखते हैं, करके सीखते हैं। अब करके सीखने की जो ये विधि है, दरअसल यही प्रोजेक्ट विधि है जिसमें किताबी ज्ञान को व्यवहारिक रूप से जोड़ा जाता है, बच्चों को क्लासरूम से बाहर लाया जाता है। कल हमने एक क्रियाकलाप पढ़ा था, उसमें हमने कहा था कक्षा कक्ष की गतिविधियां और कक्षा कक्ष के बाहर की गतिविधियां, और अगर इन दोनों को मिला लिया जाए, कक्षा कक्ष की गतिविधियों को और कक्षा कक्ष के बाहर की गतिविधियों को मिला लिया जाए तो एक करके सीखने जैसा होता है। और दरअसल यही प्रोजेक्ट होता है, यही क्या होता है, प्रोजेक्ट होता है। अब देखिए, तो कहने का मतलब ये था कि किताबी ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ना, करके सीखना, यही प्रोजेक्ट मेथड है। तो प्रोजेक्ट मेथड के ऊपर अगर अपन बात करें तो आपको बहुत ही सामान्य चीज़ें समझनी है कि ये रटने पर बल नहीं देता, ये हमेशा समझने पर बल देता है कि किस तरह से चीज़ों को अच्छे से समझा जाए, किस तरह से उसको व्यवहारिक रूप से लागू किया जाए, जिससे कि बच्चे को न केवल वो चीज़ें याद होगी बल्कि बच्चा जो है उन चीज़ों को अपने जीवन में महसूस भी करेगा, उसकी अहमियत उसको पता चलेगी, बच्चा इंक्लूड हो जाएगा, और इंक्लूड होगा तो उसकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ जाएगी। तो दरअसल ये परियोजना विधि की एक छोटी सी समझ है, इसका एक प्रकार से अर्थ भी आप इसको कह सकते हो। तो हम इसकी परिभाषा 20 शब्दों में लिखना चाहे नोट्स के रूप में तो आप लिख सकते हैं कि विद्यार्थियों द्वारा और शिक्षक के द्वारा, या यूं सीधा सीधा शुरू कर दीजिए कि विद्यार्थियों के द्वारा जो कुछ कक्षा कक्ष में शिक्षक के माध्यम से ज्ञान अर्जित किया जाता है, उस ज्ञान को कक्षा कक्ष के बाहर व्यवहारिक रूप से करके सीखने की जो विधि है उसे हम परियोजनात्मक विधि कहते हैं, इसे हम प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं। अब ये तो थी इसकी अर्थ कहो या इसकी क्या है ये कह दो। अब बात आती है कुछ विद्वानों की परिभाषा यहाँ पे महत्वपूर्ण है, हमें जाननी चाहिए कि किस विद्वान ने इसके संबंध में क्या कहा है। अब हजारों परिभाषाएं हमें नहीं याद करनी, लेकिन मैं यहाँ पे किलपैट्रिक की परिभाषा आपको बताना चाहूँगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखो, किलपैट्रिक को क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि उनको फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड कहा जाता है। हालांकि मैं चीज़ें आगे आपको बताने वाला हूँ, आगे जस्ट इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में आएगा। तो अभी आप परिभाषा लिख लो, परिभाषा के बाद में लिखो अर्थ लिख लो, अर्थ के बाद में लिखना परिभाषाएं। परिभाषाओं में मैं सबसे पहले जो कोट करूंगा वो करूंगा आपके किलपैट्रिक को। किलपैट्रिक को क्यों कर रहा हूं, क्योंकि किलपैट्रिक को फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड कहा जाता है, इस पूरी परियोजनात्मक विधि का जनक कहा जाता है। 1918 में इन्होंने ये विधि दी थी। हालांकि अभी मैं इसको थोड़ा आगे और जाके समझाऊंगा, पूरा इसका हिस्टोरिकल पृष्ठभूमि जब ला रहा हूँ, अभी मैं केवल इनकी एक परिभाषा पर ऊपर बात करूंगा। इन्होंने क्या कहा था कि ए प्रोजेक्ट इज, मतलब एक परियोजना क्या है, प्रोजेक्ट है क्या। अब देखो, प्रोजेक्ट है क्या, ये किलपैट्रिक क्या परिभाषा दे रहे हैं कि अब देखो प्रोजेक्ट है क्या, इस संबंध में किलपैट्रिक क्या परिभाषा दे रहे हैं। अपनी इस परिभाषा में इन्होंने 4 चीजों को शामिल किया है। अब इन 4 चीजों को अगर आप समझ जाओगे तो आपको प्रोजेक्ट विधि क्या है कंप्लीटली समझ में आ जाएगी। अब वो कह रहे हैं कि परियोजना विधि होल हार्टेड, मतलब क्या हुआ कि पूर्ण रूप से, या यूं कहिए कि पूर्ण मनोयोग से, ध्यान से समझना, मैं समझा रहा हूं कि होल हार्टेड मतलब पूर्ण मनोयोग से। ये परियोजना विधि पे जब भी काम होगा तो आधे अधूरे मन से नहीं होगा, कंप्लीटली पूर्ण मन से काम करेंगे तभी जाके प्रोजेक्ट सफल होगा। पूर्ण मनोयोग से और पर्पसफुली, मतलब सौद्देश्य, उद्देश्यपूर्ण कह सकते हो आप। तो देखो, पूर्ण मनोयोग से और उद्देश्यपूर्ण, देखो बिना उद्देश्य से कोई प्रोजेक्ट सफल नहीं हो सकता। उद्देश्य होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और बिना उद्देश्य के प्रोजेक्ट विधि की कल्पना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि बच्चों के सामने जब कोई एम होगा, कोई उद्देश्य होगा, तभी वो उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। तो होल हार्टेड, पर्पसफुली मतलब पूर्ण मनोयोग से, सो उद्देश्य, ये दूसरा शब्द है उनका।
उन्होंने कहा था कि कोई भी प्रोजेक्ट जो है पूर्ण मनोयोग से होना चाहिए, प्लस साथ में एक उद्देश्य उसका होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और साथ में एक्टिवली, मैं सीधा ही लिख लेता हूं, सक्रियता, एक्टिवली। और इनकी जो चौथी बात थी वो ये थी कि सोशल एनवायरनमेंट, सामाजिक पर्यावरण, वातावरण, जो भी आप कहो। अब देखिए, पूर्ण मनोयोग, उद्देश्य और एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब एक प्रकार सक्रिय, एक्टिविटी कह दो, एक्टिवली की जगह एक्टिविटी, सॉरी, गतिविधियां कहता हूं, ये करता हूं, ठीक है। अब देखो, अब ये 4 पॉइंट थे किलपैट्री की परिभाषा में। उन्होंने क्या कहा था कि कोई भी परियोजना जब हम शुरू करते हैं तो उसका एक उद्देश्य तय करके, जैसे मान लो कि गरीबी पर अपन कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उद्देश्य ये है कि उस क्षेत्र के पूरे गरीबी के डाटास तैयार करने, गरीबी के कारण पता करने, उनका क्या समाधान हो सकता है, तो पूरे उद्देश्य तैयार करने। उद्देश्य तैयार करने के बाद में पूर्ण मनोयोग के साथ में, पूर्ण मनोयोग के साथ में होल हार्टेड, ऐसा नहीं हो कि आधे अधूरे मन से, क्योंकि परियोजना तभी सफल होती है जब पूर्ण मनोयोग से कोई काम किया जाता हो। तो एक उद्देश्य लेकर पूर्ण मनोयोग के साथ में जब हम गतिविधि करते हैं, कहाँ पे रह के, समाज के पर्यावरण में रहकर। ऐसा नहीं है कि गांव के ऊपर कोई गरीबी का प्रोजेक्ट हम तैयार कर रहे हैं और गतिविधि हम संचालित कर रहे हैं दिल्ली में बैठे बैठे, तो निश्चित रूप से आंकड़े सही नहीं आएंगे, प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सकता। तो इन्होंने ये कहा था कि कोई भी उद्देश्य लेकर पूर्ण मनोयोग के साथ में सामाजिक पर्यावरण के अंदर रहते हुए की गई गतिविधियों को ही हम एक प्रकार से प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं। तो सामान्य सी परिभाषा थी। अब देखो, आप देखो किलपैट्री की परिभाषा को आप जब इनको इंग्लिश से हिंदी करोगे तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजी, किताबों में बहुत सारी अलग अलग परिभाषाएं मिलेगी। मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा, ये 4 शब्द याद रखना, पूर्ण मनोयोग याद रखना, या होल हार्टेड इंग्लिश में, उद्देश्य याद रखना, गतिविधि याद रखना और सामाजिक पर्यावरण शब्द याद रखना। अब कोई भी इनकी परिभाषा होगी तो इनमें ये 4 शब्द जरूर होंगे, और 4 शब्द देखते समझ जाना कि परिभाषा जो है किसकी है। ये परिभाषा हमारी मिल जाएगी किसकी, ये परिभाषा होगी हमारे किलपैट्री की। किलपैट्री की परिभाषा क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड है और इनकी परिभाषा को काफ़ी एक प्रकार से तवज्जो दी जाती है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से इसको समझ जाना। मेरी भाषा को आप लिख सकते हो, और इनकी भाषा लिखना चाहते हो तो कोई किताब में इनकी भाषा भी हो जाएगी। मेरी भाषा ये है यहाँ पे कि किसी भी अध्याय को या किसी भी टॉपिक को या किसी भी यूँ कहिए कि कंटेंट को एक उद्देश्य के साथ में और पूर्ण मनोयोग से सामाजिक पर्यावरण में रहते हुए की गई गतिविधियों को ही हम क्या कहते हैं, परियोजना विधि कहते हैं। और इससे क्या होगा कि प्रोजेक्ट बढ़िया तरीके से तैयार होगा और उसका एक उद्देश्य सफल हो जाएगा। ये बात आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद में दूसरी परिभाषा स्टीवेंसन की आती है, और उन्होंने क्या कहा था, प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जिसका आधार जो है, चलो पहले आप इसको लिख लो तो मैं आपको दूसरी परिभाषा पे ले आता हूँ, स्टीवेंसन। इनकी परिभाषा भी ठीक है। कोई स्टीवेंसन का नाम अगर आपने नहीं सुना हो तो कहते हैं कि 1908 के अंदर इन्होंने अमेरिका में प्रोजेक्ट, स्कूलों में प्रोजेक्ट पहली बार शुरू किया था। तो कई बार अमेरिका में स्टीवेंसन को प्रोजेक्ट विधि का जनक भी कह दिया जाता है। ये एक छोटा सा तथ्य आता है, लेकिन मैं इस तथ्य से काफ़ी सहमत नहीं हूँ यहाँ पे। क्यों नहीं हूँ इसकी बात मैं आगे करूँगा। तो स्टीवेंसन ने क्या कहा था, इसको आप लिख सकते हो कि स्टीवेंसन के अनुसार प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य, मतलब बच्चों को एक समस्या दी जाती है और उस समस्या के समाधान के लिए बच्चा क्या करता है, अपने प्राकृतिक वातावरण में, नेचुरल एटमॉस्फेयर जो है उसमें रहते हुए उसका समाधान करता है। देखो सामान्य बात ही कही कि स्टीवेंसन के अनुसार क्या था कि स्टीवेंसन के अनुसार परियोजना विधि एक समस्या मूलक कार्य है, मतलब बच्चे को एक समस्या दी जाती है और उस समस्या का समाधान बच्चा कहाँ रह के करता है, अपने प्राकृतिक वातावरण में, क्लास के अंदर नहीं, प्राकृतिक वातावरण में रहकर उसकी समस्या का समाधान करता है। तो देखिए अब स्टीवेंसन ने 2 चीज़ों को कोट किया है, मैं इसको वापस बता रहा हूँ। तो स्टीवेंसन ने क्या कहा है कि ये समस्या मूलक कार्य है,
समस्या मूलक। प्रोजेक्ट क्या है? एक समस्या मूलक कार्य है। और इस समस्या मूलक कार्य का जो समाधान है, वो समाधान बच्चा कहाँ पे करेगा? कक्ष के अंदर नहीं कर रहा है, बल्कि उसका समाधान वो अपने प्राकृतिक वातावरण में रह के करेगा। कहाँ पे करेगा? प्राकृतिक वातावरण। प्राकृतिक वातावरण का क्या मतलब है? प्राकृतिक वातावरण का मतलब है कि वो खेत में भी रह सकता है, वो अपने बाहर गांव में भी, ढाणी में जा सकता है, गांव में जा सकता है, जहाँ कहीं उसका प्रोजेक्ट रिलेटेड है, वो क्लासरूम से बाहर कहीं पर भी जाके अपने उस प्रोजेक्ट को पूरा कर सकता है। ऐसी उनकी विचार था। किसका? स्टीवेंसन का। तो स्टीवेंसन की इस परिभाषा को भी आप एक प्रकार से स्क्रीनशॉट करके लिख लो, ताकि आके ये काम आ जाएगी। उसके बाद में तीसरी परिभाषा जो मुझे ठीक लगी, वो लगी आपके पार्कर की। इसको मैं मिटा देता हूँ। 3 परिभाषाएं आप याद कर लेना, काफ़ी ठीक है। पार्कर ने क्या कहा था? देखो, पार्कर ने ये कहा था कि प्रोजेक्ट कार्य की एक इकाई है। क्या है? देखिए, इनके शब्द ध्यान रखना। इन्होंने समस्या मूलक कार्य कहा था, इन्होंने कहा था कार्य की एक इकाई है। कार्य की एक इकाई है। अब देखिए, निश्चित रूप से प्रोजेक्ट विधि कार्य की एक इकाई, ये कार्य है भी, ये कार्य है, लेकिन ये कार्य की इकाई है। और छात्रों को अब क्या करते हैं, जब जिसमें छात्रों को कार्य की जो योजना है, उस योजना के अनुरूप कार्य करना पड़ता है। तो कार्य की योजना और यूं कहिए कि उसकी पूर्णता के लिए छात्रों को उत्तरदायी ठहरा दिया जाता है। तो ये कार्य की इकाई है, जिसमें उत्तरदायित्व पूर्ण रूप से किसके ऊपर होता है? उत्तरदायित्व होता है किसके ऊपर? स्टूडेंट के ऊपर। अब देखिए, पार्कर के अनुसार परियोजना विधि कार्य की इकाई है, और जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व किसके ऊपर होता है? उत्तरदायित्व होता है छात्रों के ऊपर, विद्यार्थियों के ऊपर। विद्यार्थियों के ऊपर उत्तरदायित्व किसके ऊपर है? विद्यार्थियों के ऊपर। किस चीज का उत्तरदायित्व? उत्तरदायित्व किस चीज के ऊपर? पूर्ण करने का उत्तरदायित्व, अच्छे से संपादित करने का उत्तरदायित्व। तो आप इसको परिभाषा को ऐसे लिख सकते हो कि पार्कर के अनुसार परियोजना विधि कार्य की इकाई है, जिसकी पूर्णता और सफलता का पूर्ण उत्तरदायित्व किसके ऊपर डाल दिया जाता है? विद्यार्थियों के ऊपर। इसका मतलब ये नहीं कि केवल विद्यार्थी उसमें शामिल होते हैं, उसमें टीचर का पूरा गाइड रहेगा, टीचर की पूरी उसकी ऊपर मॉनिटरिंग रहेगी, और उसी के बेस पर जो है वो काम करेगा विद्यार्थी। जिससे क्या होगा? जिससे उस प्रोजेक्ट के सफल होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद में एक परिभाषा और आती है बेलार्ड की। बेलार्ड की परिभाषा आती है, वो भी आप लिख लो, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बेलार्ड की परिभाषा, इन्होंने कहा था कि परियोजना विधि एक वास्तविक जीवन का अंश है। वास्तविक जीवन का अंश है। जीवन का अंश है एक प्रकार से। और वास्तविक जीवन के अंश का क्या मतलब है? जैसे अपन जो किताबों में पढ़ते हैं, वो यूं कहिए कि किताबों में जो पढ़ते हैं वो अपने को एक प्रकार से बहुत कुछ ऐसा लगता है जैसे ऐसा कुछ होता नहीं होगा, लेकिन जब हम वो चीज़ें प्रैक्टिकली करते हैं तो हमें उसको वो रियल लगती है, रियल लाइफ में जुड़ी हुई सी लगती है। तो बेलार्ड ने कहा था कि प्रोजेक्ट विधि एक प्रकार से वास्तविक जीवन का छोटा सा अंश है, और जो कि हम कहाँ संपादित करते हैं? जो कि हम विद्यालय में संपादित करते हैं। देखो, क्योंकि बात यह है कि विद्यालय में संपादित हो, मैं इसको समझा देता हूं आपको। कितनी सामान्य बात कह दी इन्होंने। इन्होंने ये कहा है कि देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि कक्ष के अंदर अर्जित ज्ञान को बाहर के वातावरण से जोड़ के और उसका प्रयोग करना, तो करके सीखना। अब देखो, इन्होंने इस परिभाषा को थोड़ा सा उलट कर दिया है कि विद्यालय के अंदर जो हम ज्ञान सीखते हैं, जो भी बातें सीखते हैं, उन चीज़ों को वास्तविक जीवन में जोड़ के जब करते हैं तो वो हमारी कौन सी विधि होती है? प्रोजेक्ट मेथड होता है। तो उन्होंने भी यही कहा है
कि वास्तविक जीवन का अंश है प्रोजेक्ट मेथड, जो कि हम विद्यालय में संपादित करते हैं। तो विद्यालय में संपादित करते हैं, लेकिन वो होती विद्यालय में जो जो चीज़ें हम सीखते हैं उन चीज़ों का संबंध हमारे वास्तविक जीवन से होता है, और इनको दोनों को रिलेट करने का काम कौन करता है? परियोजना विधि करती है। बहुत ही सामान्य परिभाषा थी कि विद्यालय में संपादित होती है और वास्तविक जीवन का एक प्रकार से अंश होती है। तो विद्यालय में जो हासिल ज्ञान है, उस ज्ञान को वास्तविक जीवन में हम कैसे लागू करते हैं, तो इसको काम करने का काम कौन करता है? परियोजना विधि करती है। तो अब हमने क्या क्या देखा? हमने पार्कर की परिभाषा देखी, बेलार्ड की देखी, और हमने यहाँ पे किलपैट्रिक की परिभाषा देखी। तो परियोजना विधि की ये 3-4 परिभाषाएं थी। इसका अर्थ हो गया, इसका मतलब हो गया, क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। तो ये भाग पूरा हो जाता है कि क्या है, तब आप कहोगे प्रोजेक्ट मेथड क्या है, तब आप ये कहना कि अर्जित ज्ञान या कक्ष के अंदर अर्जित ज्ञान को बाहरी वातावरण के साथ जोड़ के सीखने की विधि क्या कहलाती है? परियोजना विधि। मैंने परिभाषा आगे भी बता दी है। उसके बाद में जहाँ तक परिभाषाओं की बात थी, किलपैट्रिक की परिभाषा याद रखना, जिन्होंने कहा था उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, पूर्ण मनोयोग के साथ होना चाहिए, गतिविधि आधारित होना चाहिए और सामाजिक पर्यावरण में रहते हुए होना चाहिए। किलपैट्रिक की परिभाषा थी। पार्कर की परिभाषा भी बड़ी महत्वपूर्ण परिभाषा थी, और बेलार्ड की परिभाषा ये, और स्टीवेंसन की परिभाषा। 4 परिभाषाएं मैंने लिखवा दी। अब मैं आता हूँ इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे। बड़ी महत्वपूर्ण, इंटरेस्टिंग भी है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसकी। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कि प्रोजेक्ट मेथड कहाँ से शुरू हुआ और कैसे आगे बढ़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका देखो। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में शुरू कर रहा हूँ यहाँ से। सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी प्राचीनता आखिर कहाँ तक है, कहाँ से ये बातें शुरू हुई थी और कहाँ कैसे पहुँच गई। देखो, मैं यहाँ पे बहुत ही थोड़ा सा बैक में जाऊँगा, जहाँ आपने जो कुछ भी पढ़ रखा है शायद उससे ज़्यादा मुझे बैक में जाने की आवश्यकता है। सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पे कि प्रोजेक्ट मेथड आया कैसे, क्या था क्या नहीं था, ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली थी। देखो, आपने रोम और पेरिस ये सुने होंगे, पुराने शहर है, बहुत पुराने शहर है। रोम तो एक प्रकार से सभ्यता रही है, सभ्यता का बहुत बड़ा केंद्र रहा है इटली के उस पूरे क्षेत्र के अंदर। तो ये पुरानी सभ्यता रही है, और यहाँ पर आप यूँ कहिए कि हजारों हमें स्मारक प्राप्त हुए, हजारों स्मारक प्राप्त हुए, कई स्मारक प्राप्त हुए यहाँ पे, मॉन्यूमेंट्स। चाहे वो आपने रोम के अंदर कई मॉन्यूमेंट्स सुने होंगे, चाहे वो नृत्य के बड़े बड़े महल हो, चाहे वो बड़े बड़े गिरजा चर्च हो, चाहे वो बड़े बड़े आलीशान भवन हो, ऐसे सारे स्मारक और कई प्रकार के, यूँ कहिए कि पुरातात्विक क्षेत्र हमें कई प्राप्त हुए यहाँ पे। ग्लेडिएटर युद्ध क्षेत्र, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें प्राप्त हुई है रोम और पेरिस से। तो यहाँ पे बात ये आती है कि जो रोम से हमें ये स्मारक क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र वगैरह जो प्राप्त हुए हैं, इनका प्रोजेक्ट मेथड से क्या लेना देना। देखिए, यहाँ पे मैं स्टूडेंट बताना चाहूँगा आप सभी को कि प्रोजेक्ट मेथड का प्रारंभ यहीं से माना जाता है। ये माना जाता है कि रोम के और पेरिस जैसे क्षेत्रों के जो विद्यार्थी वर्ग था, इन विद्यार्थी वर्गों के द्वारा इन स्मारकों के निर्माण में प्रोजेक्ट बनाए जाते थे, और उन प्रोजेक्ट के बेस पे ये स्मारक बनाए जाते थे। ये धारणा बनी हुई है आज, और ये धारणा नहीं, बिल्कुल सत्य बात बताई जाती है कि रोम और पेरिस जैसे क्षेत्रों में एडवांस वर्क के लिए, इतने बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बनाने के लिए, आज भी अगर रोम जाते हैं तो ये मॉन्यूमेंट्स आज भी जिंदा है। तो माना जाता है कि डेफिनेटली इनके प्रोजेक्ट के बेस पे ये काम हुआ होगा। तो ऐसा माना जाता है कि 1590 से लेकर और करीबन 1765 तक की जो यात्रा है, ये सारे जितने भी स्मारक हमें मिले हैं क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र, इनके ये प्रोजेक्ट जो थे, ये 1590 और 1765 के बीच के बने हुए हैं। और इस समय पूरा रिसर्च हुआ था, इस समय पूरा रिसर्च हुआ कि इन स्मारकों के निर्माण में वास्तव में क्या हुआ था। तब यहाँ पे जितने भी रिसर्च निकले, ये 16वीं और 17वीं शताब्दी के बीच में, 18वीं शताब्दी तक, तो इन रिसर्च में ये पाया गया कि डेफिनेटली इन क्षेत्रों में प्रोजेक्ट बन के ही बाद में ये स्मारक बनाए जाते होंगे। लेकिन अब बात ये आती है कि फिर हम इस प्रोजेक्ट को आज के प्रोजेक्ट से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि आज के जो प्रोजेक्ट है थोड़े से भिन्न है। वो प्रोजेक्ट थे, वो वास्तव में किताबी ज्ञान से हटके
प्रोजेक्ट थे। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि प्रोजेक्ट विधि का प्रारंभ रोम या पेरिस से हुआ। हाँ, इसकी प्राचीनता वहाँ तक ज़रूर जाती है, लेकिन इन विधियों का प्रारंभ यहाँ से नहीं हुआ। यहाँ इसका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं था। यहाँ पे प्रोजेक्ट का मतलब जो था वो आपके एक प्रकार से आर्किटेक्चर से था, स्थापत्य से था, शिक्षा से इसका कोई लेना देना नहीं था। आगे देखिए क्या हुआ। अब धीरे धीरे ये प्रोजेक्ट शिक्षा में आने शुरू हो जाएंगे। अब देखो 1765 के बाद से लेकर, मैं इस यात्रा को आगे बढ़ा रहा हूँ, 1765 से लेकर माना जाता है 1880, इस दौरान ये प्रोजेक्ट जो है, अब देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि इस दौरान प्रोजेक्ट कहाँ रहता है, स्थापत्य क्षेत्र तक। ये प्रोजेक्ट इस समय आपके स्थापत्य तक सीमित थे। अब दूसरी जो इसकी यात्रा है उसमें मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि 1765 से लेकर 1880 के बीच में यहाँ पे ये प्रोजेक्ट मेथड जो है ये आपके टीचिंग में आना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या हुआ, यूरोप के अंदर यूं कहिए कि आपके जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इन देशों में कई इंजीनियरिंग कॉलेज खुले थे, अभियांत्रिक कॉलेज। कौन से कॉलेज? अभियांत्रिक कॉलेज। और इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर, इंग्लिश में आ जाता है बीच में, अभियांत्रिक कॉलेज खुले थे। इन इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर इन प्रोजेक्ट्स का काम पहली बार शुरू होता है, प्रोजेक्ट्स मेथड। अब देखिए आप, तो इंजीनियरिंग कॉलेज मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्ट मेथड के जो प्रारंभ थे, दरअसल वो सबसे पहले टीचिंग में अगर कहीं किसी क्षेत्र में आए थे तो वो आए थे किसमें, आपके अभियांत्रिक में, इंजीनियरिंग क्षेत्र में प्रोजेक्ट आने शुरू हो गए थे। और सबसे मजे की बात थी, ये यूरोप में शुरू हुआ था। इस समय जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड क्षेत्र में प्रोजेक्ट आने शुरू हो गए। और आगे देखिए 1865 के अंदर अमेरिका के अंदर एक बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलेज, आपने नाम सुना हो तो, MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT है अमेरिका के अंदर, USA में। तो MIT USA के अंदर 1865 के अंदर, ध्यान रखना, अमेरिका के अंदर पहली बार MIT यूनिवर्सिटी में इस प्रोजेक्ट मेथड का प्रारंभ माना जाता है। और ये किया था विलियम बी रोजर ने। किसने किया? विलियम रोजर ने। विलियम बी रोजर ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार प्रोजेक्ट मेथड का उपयोग एक प्रकार से कॉलेजेस में किया। और सबसे पहले किया MIT कॉलेज में, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अमेरिका के अंदर एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। ये बहुत ही रेपुटेड कॉलेज है आज भी। यहाँ पर 1865 में विलियम रोजर ने पहली बार एक प्रकार से यूं कहिए कि किसका प्रारंभ किया, वो किया हमारे इसका प्रोजेक्ट मेथड का। ये 1765 से 1880 के बीच में ये कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेज में चलता रहा। अब देखिए इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद में अब यह धीरे धीरे स्कूलों की तरफ ट्रांसफर होगा। अब इसकी तीसरी यात्रा करते हैं। पहला यहाँ पे आया, यहाँ पे स्थापत्य तक सीमित था, यहाँ पे पढ़ाई से इसका कोई लेना देना नहीं था। यहाँ पर ये इंजीनियरिंग कॉलेज तक आ गया और अब पढ़ाई में घुस गया। अभी स्कूली शिक्षा और कॉलेज शिक्षा में नहीं घुसा है, अभी बात शुरू होती है स्कूली शिक्षा में। इसका तीसरा दौर आएगा 1880 से लेकर 1918 तक का। अब आप समझ गए होंगे 1918 का नाम आया मतलब किलपैट्रिक अब आने वाले यहाँ पे। 1880 से लेकर 1918 तक ये जो दौर था, इस 38 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट मेथड इंजीनियरिंग कॉलेज से खिसक कर आपके चला आता है कहाँ पे, वो आता है हमारे स्कूलों के अंदर, रेगुलर टीचिंग में आ जाता है। और जैसे ही यह आपके स्कूली शिक्षा में आता है तो स्कूली शिक्षा में अपनाया गया USA के अंदर। USA में यूं कहिए USA के अंदर, और वुडवर्ड ने पहली बार स्कूली शिक्षा में, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं बाद में थोड़ा मौका दे देता हूं। तो स्कूली शिक्षा में अमेरिका के अंदर वुडवर्ड ने 1880 से 1918 के बीच में इस प्रोजेक्ट मेथड को एक्सेप्ट कर लिया। अब आगे देखिए क्या हुआ। जब प्रोजेक्ट मेथड को एक्सेप्ट कर लिया वुडवर्ड ने, कैल्विन वुडवर्ड इनका नाम था, तो कैल्विन वुडवर्ड ने जैसे इस मेथड को एक्सेप्ट किया तो उसके बाद में
धीरे धीरे अमेरिका के स्कूल्स में ये स्टार्ट होना शुरू हो गया। अब आगे देखिए क्या हुआ, अमेरिका के स्कूल्स के अंदर जब ये स्टार्ट हुआ वुडवर्ड का ये मेथड, तो इसमें सबसे बड़ा जो योगदान था वो था वर्ष 1900 के अंदर रिचर्डसन का। रिचर्डसन ने एक प्रकार से यूं कहिए कि जो मैनुअल ट्रेनिंग स्कूल्स थी, मैनुअल ट्रेनिंग स्कूल MTS जैसे बोलते हैं, अमेरिका के स्कूल है जहाँ पर बच्चे खुद प्रोजेक्ट तैयार कर करके अपने आप ही लाते हैं। तो रिचर्डसन ने 1900 में पहली बार यूं कहिए कि इस प्रोजेक्ट स्कूली शिक्षा में प्रोजेक्ट का प्रारंभ किया था। तो कई बार ये भी मानते हैं कि प्रोजेक्ट वर्ड पहली बार रिचर्डसन ने दिया है, इस आधार पे मानते हैं कि प्रोजेक्ट वर्ड पहली बार प्रॉपर प्रोजेक्ट वर्ड इसी व्यक्ति ने दिया था, ऐसा माना जाता है। अगर ऑप्शन में आ जाता तो आप भी लिख लेना, कोई ऐसा कुछ है नहीं, एग्जैक्ट ऐसा कुछ नहीं है कि रिचर्डसन ने ही प्रोजेक्ट मेथड का प्रयोग किया था, बाकी किसी ने नहीं किया। तो रिचर्डसन ने इस समय इस जगह पे जो भी आपके ये जो मैनुअल ट्रेनिंग स्कूल्स थी उसमें प्रोजेक्ट मेथड को स्टार्ट किया। उसके बाद में रिचर्ड्स के साथ साथ में बहुत सारे और भी लोग थे, कूप हॉल वगैरह, उन सब ने भी किया था। तो ये काम हुआ। उसके बाद आगे क्या हुआ, 1900 में रिचर्डसन के बाद में आपके 1908 में मैंने आपको स्टीवेंसन का बताया था। 1908 में स्टीवेंसन ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया अमेरिका के अंदर, और इन्होंने विधिवत रूप से यूँ कह सकते हो कि प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया था। उसके बाद में जो सबसे बड़ा नाम आता है वो आता है 1918 में, और वो आता है आपके किलपैट्रिक का। किसका आता है? किलपैट्रिक का। तो अब देखिए आप, किलपैट्रिक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किलपैट्रिक जॉर्जिया में जन्मे थे, अमेरिका के अंदर। जॉर्जिया का शहर है, राज्य भी आजकल। तो जॉर्जिया के अंदर किलपैट्रिक का जन्म हुआ था। झुग्गी झोपड़ी से निकले थे, बड़े ऑर्थोडॉक्स परिवार से थे, एक परंपरावादी परिवार से थे। और किलपैट्रिक पहली बार मिले थे जॉन ड्यूवी से 1898 के अंदर। 1898 में पहली बार जॉन ड्यूवी से मिले थे। और जॉन ड्यूवी जो थे बहुत ही यूँ कहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है, फिलोसोफर थे, पेडालॉजिस्ट भी थे, पेडागोगिस्ट सॉरी। तो जॉन ड्यूवी से मिलने के बाद में ये 1907 में भी मिले और 1898 में मिले थे। जब दोनों बार मिले तो किलपैट्रिक ने जॉन ड्यूवी से इतना कुछ सीखा था कि एक प्रकार से जॉन ड्यूवी को अपना गुरु मान लिया था किलपैट्रिक ने। तो दोनों मीटिंग्स के बाद में किलपैट्रिक ने जॉन ड्यूवी की जितनी भी शिक्षाएं थी उन सारी शिक्षाओं को हासिल किया। और उसके बाद में इनके दिमाग में जो बात निकली वो ये थी कि मुझे इन सारी शिक्षाओं को मूर्त रूप देके एक नई विधि का आगाज करना है, जो विधि पूरे विश्व की शिक्षा व्यवस्था को बदल के रख दें। ऐसा इनके दिमाग में था। किसके? वो था आपके किलपैट्रिक के। तो ध्यान रखना, किलपैट्रिक किसके शिष्य थे? तब आप कहोगे जॉन ड्यूवी के शिष्य थे। और जॉन ड्यूवी की शिक्षा को ही इन्होंने संकलित किया था और यूं कहिए कि अपने फिर उस फील्ड को इन्होंने और आगे बढ़ाया। अब देखिए 1907 और 1898 की मीटिंग के बाद में किलपैट्रिक ने तय किया कि मुझे एक नई विधि देनी है। 1918 के अंदर इन्होंने प्रोजेक्ट मेथड जो आज हम पढ़ रहे हैं, ये विधि दी थी किसने? किलपैट्रिक ने दी थी। और इस विधि के अंदर यूं कहिए कि इसीलिए प्रोजेक्ट मेथड का फादर किसको कहा जाता है? किलपैट्रिक को कहा जाता है। इससे पहले केवल प्रोजेक्ट शब्द ही आ रहे थे, चाहे वो स्टीवेंसन दे रहा था, चाहे वो रिचर्डसन दे रहा था, चाहे वो आपकी वुडवर्ड दे रहा था, चाहे आपकी रूसो, मैं रूसो को बाद में लाता हूँ। तो ऐसे प्रोजेक्ट ही आ रहे थे, लेकिन पूरा मेथड किसने दिया था? वो मेथड दिया आपके किलपैट्रिक ने। 1918 का ये जो मेथड था 1970 तक आते आते विश्व स्तरीय हो गया, मतलब पूरे विश्व में फैल गया। और वर्तमान में इस मेथड को सबसे अहम स्थान दिया गया है पूरे अध्ययन अध्यापन के अंदर। तो किलपैट्रिक का 1918 का जो मेथड था वो, किलपैट्रिक की मृत्यु 1964 में हुई थी शायद। और उसके बाद ये प्रोजेक्ट मेथड फैलना शुरू हुआ। आज दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जिनके विद्यालयों में ये प्रोजेक्ट मेथड नहीं चल रहा हो। तो हमें क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं? रिचर्डसन का नाम याद रखना, थोड़ा सा स्टीवेंसन का भी रखना, किलपैट्रिक का रखना जो कि जॉन ड्यूवी के शिष्य थे, और इन्होंने 1918 में ये मेथड दिया था। क्यों दिया ये मेथड? थोड़ा सा मैं इसका और डीप में जाऊँगा। किलपैट्रिक थे कौन? किलपैट्रिक प्रोग्रेसिव
एजुकेशन पर विश्वास रखते थे। प्रगतिशील शिक्षा, ये सवाल बन सकता है आपके कि प्रगतिशील शिक्षा होती क्या है। देखिए, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की जहां तक बात है तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात जॉन लॉक ने की थी। जॉन लॉक राजनीति विज्ञान में, दर्शन शास्त्र में भी आपने सुना होगा, विचारक है ये। जीन जैक्स रूसो ने अपनी पुस्तक एमिली में भी इसकी बात की है। एमिली इनकी पुस्तक है रूसो की, इसमें भी बात की गई है। फ्रेबेल ने भी बात की है। तो इन लोगों ने, कहने का मतलब ये था कि इन लोगों का ये दर्शन था प्रोग्रेसिव एजुकेशन का। किसका? लॉक, रूसो, फ्रेबेल, क्रोबेट, इन लोगों ने सबसे पहले प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात की थी। है क्या प्रोग्रेसिव एजुकेशन? प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मतलब होता है कि जो परंपरागत कक्षा कक्ष में जो शिक्षा दी जाती है उससे हटके कक्षा कक्ष के बाहर वातावरण से शिक्षा देना बच्चों को। जो बच्चों को रटाया जाता है उसके स्थान पर बच्चों को समझाना। जो ये क्लास का फॉर्मेट होता है, बेंचें लगाई जाती है, बच्चों को अंदर बिठाया जाता है, टीचर सिलेबस पढ़ा के चला जाता है, इससे हटके बच्चों को व्यवहारिक जीवन, ज्ञान को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना होता था। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मतलब होता था बच्चों को बिल्कुल क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना, उनकी मल्टीपल सब्जेक्ट्स के प्रति अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट करना, उनको सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाना, हर चीज़ को समझाना, प्रोजेक्ट करके बताना, करके सिखाना, समाज से जोड़ना, वातावरण से जोड़ना, कक्षा कक्ष को हटा के बाहर प्रकृति से सीखना, प्राकृतिक वातावरण से सीखना, ये प्रगतिशील शिक्षा थी। अब सोचिए, आज से हजारों साल पहले रूसो और जॉन लॉक, फ्रेबेल जैसे लोगों ने इस शिक्षा की कल्पना करी थी। इस जॉन लॉक, रूसो से प्रभावित थे ड्यूवी, जॉन ड्यूवी, जिसकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की, और ड्यूवी के शिष्य थे किलपैट्रिक। तो सिंपल सी बात है कि किलपैट्रिक की प्रोजेक्ट मेथड जो है, ये किलपैट्रिक का प्रोजेक्ट मेथड कौन से प्रकार की शिक्षा पर बल देता? प्रोग्रेसिव एजुकेशन पे देता है। और किलपैट्रिक ने ड्यूवी से लिया, ड्यूवी ने किससे सीखा था? जॉन लॉक और रूसो से सीखा था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ा हम रिग्रेसिव होते गए। आज की स्थिति क्या है? अब इंडिया के अंदर देख लो, 12वीं तक के बच्चों की हालत खराब कर रखी है, रट रट के कंडीशन खराब कर रखी है। जबकि रूसो प्रोग्रेसिव एजुकेशन पे बात कर रहा था, हम रिग्रेसिव चल रहे हैं। तो प्रोजेक्ट मेथड क्या कहता है कि इस तरह से कक्षा कक्ष में बच्चों को दबाओ मत, बच्चों को खुले वातावरण में अच्छे से पढ़ने दो। इससे क्या होगा? बच्चों का मानसिक विकास होगा, बच्चों का इमोशनली विकास होगा, बच्चे समाज से जुड़ेंगे, बच्चों के ज्ञान का व्यवहारिक रूप से उपयोग होगा, ये सारी चीज़ें होगी। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो प्रोजेक्ट मेथड है ये कौन सी शिक्षा पे बात करता है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन पे बात करता है। और जहाँ तक अगर पूछा जाए प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहाँ से शुरू होती है? रूसो लॉक से शुरू होती है। ठीक है, बाद में फ्रेबेल ने भी नाम लिया था, क्रोबेट ने भी नाम लिया था, और इनसे सीखा था ड्यूवी ने, और ड्यूवी के शिष्य किलपैट्रिक, और किलपैट्रिक ने इसको मूर्त रूप देने के लिए कौन सी विधि लाई? प्रोजेक्ट विधि लाई। अब उम्मीद मुझे पूरी है कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। और वर्तमान में सबसे ज़्यादा कोई विधि चल रही है तो वो चल रही है हमारी कौन सी? प्रोजेक्ट मेथड चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या था ये हमें समझ में आ गया। किलपैट्रिक, जॉन लॉक, रूसो, ड्यूवी के बीच में क्या संबंध था ये भी हमें समझ में आ गया। किस तरह से प्रोजेक्ट दुनिया में आया, पहले स्थापत्य क्षेत्र में आया, फिर इंजीनियरिंग क्षेत्र में आया, फिर स्कूल एजुकेशन में आया, और वर्तमान में हर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। तो क्या क्या पढ़ा अभी तक? मैं वापस एक बार यहाँ ले आता हूँ आपको। हमने ये पढ़ लिया और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख ली। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को आप अच्छे से याद कर लेना। अब आते हम इसके क्या क्या चरण हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आप बोर नहीं हो रहे होंगे, बड़ा अच्छा लग रहा होगा आपको भी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें नई भी है। तो प्रोजेक्ट मेथड के क्या चरण होने चाहिए, किन चरणों से होकर कोई भी प्रोजेक्ट तैयार किया जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बट इंटरेस्टिंग भी है। क्योंकि जितना भी यूँ कहिए कि अभी तक अपन ने जो कुछ भी पढ़ा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण यही था कि प्रोजेक्ट बनाया कैसे जाता है,
जैसे सबसे पहले क्या होगा और उसके बाद क्या होगा। एक प्रोजेक्ट 6 चरणों से होकर गुजरता है। मान लो आप टीचर है और किसी स्कूल में चले गए, आपको बच्चों से एक प्रोजेक्ट करवाना है, तो आप कैसे करवाओगे? तो वो प्रोजेक्ट 6 चरणों से होकर गुजरेगा। मैं एक एक चरण को आपको डिटेल से समझाता हूँ। सबसे पहला चरण क्या आएगा? सबसे पहला चरण आएगा क्रिएटिंग प्रॉब्लम। मतलब क्या होगा कि सिचुएशन क्रिएट करना, मतलब परिस्थिति का निर्माण करना। सबसे पहला चरण परिस्थितियों या परिस्थिति एक ही लिख लो का निर्माण, परिस्थितियों का निर्माण करना, मतलब एक परिस्थिति उत्पन्न करना। क्रिएटिंग सिचुएशन, क्रिएटिंग सिचुएशन। सबसे पहला चरण होगा एक सिचुएशन बनाना। जैसे आप टीचर हैं और आपने बच्चों को कह दिया कि गांव के अंदर गरीबी बेरोजगारी बुरी तरह से फैली हुई है। एक अब आप सिचुएशन बना रहे हो, यहाँ पे सिचुएशन निर्माण कर रहे हो, एक परिस्थिति बना रहे हो। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट में एक सिचुएशन क्रिएट की जाएगी। जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, अब सिचुएशन क्रिएट होने के बाद में ये देखा जाएगा कि अब उस सिचुएशन के अंदर प्रॉब्लम क्या है। अब सिचुएशन जैसी क्रिएट हो जाएगी उसके बाद में समस्या का चयन किया जाएगा कि समस्या क्या है। समस्या का चयन, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम का सिलेक्शन किया जाएगा कि जैसे गरीबी बेरोजगारी पर सब परिस्थिति का निर्माण हो गया। परिस्थिति का निर्माण होने के बाद में हमने अब समस्या का चयन किया कि हमारे यहाँ पे गरीबी की बड़ी समस्या है। अब देखिए, जब समस्या का चयन हो गया तो अब आपका दूसरा स्टेप क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप में टीचर स्टूडेंट के बिल्कुल साथ है और दोनों एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं कि ये सिचुएशन है, यहाँ टीचर बात करेगा, बच्चे सुनेंगे, यहाँ पर दोनों मिलकर एक समस्या का चयन करेंगे कि अब गरीबी पे अपन प्रोजेक्ट करते हैं। अब समस्या का चयन हो गया, अब कर देंगे प्लानिंग, योजना बनाएंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले एक बार बताया था कि कोई भी कार्य करने के लिए योजना बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब परिस्थिति का निर्माण हो गया, समस्या का हमने चयन कर लिया है, अब हम प्लानिंग का काम शुरू करेंगे। यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट दोनों मिल के काम करेंगे। टीचर अपने इनपुट रखेगा, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ आएंगे, स्टूडेंट सारे अपने पॉइंट रखेंगे और दोनों तरफ से संवाद होगा और एक प्लानिंग का काम शुरू हो जाएगा। अब प्लानिंग बनने के बाद में, जैसे प्लानिंग बन गई, प्लानिंग बनने के बाद में क्या होगा? प्लानिंग बनने के बाद उस प्लानिंग को एक प्रकार से मूर्त रूप से लागू किया जाएगा, एग्जीक्यूशन किया जाएगा। एग्जीक्यूशन मतलब क्या होगा कि यूं कहिए कि योजना का क्रियान्वयन। होगा, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट या प्लानिंग। अब देखिए, योजना को लागू किया जाएगा, मतलब उसके ऊपर काम करना शुरू हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा किया जाएगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली जाएगी और इन्फॉर्मेशन सामग्री सारी लेने के बाद में अब उस योजना को काम करना उसके ऊपर शुरू कर देंगे। इसमें टीचर बिल्कुल एक गाइड की तरह उन बच्चों के साथ में रहेगा और पूर्ण योजना पूरी की जाएगी। करने के बाद में अब ये योजना लेकर लास्ट में जाएंगे टीचर के पास में और टीचर उसका क्या करेगा? इवोल्यूशन करेगा, मूल्यांकन करेगा। मूल्यांकन क्यों करेगा? मूल्यांकन इसलिए करेगा कि कहीं योजना में कोई और सुधार की गुंजाइश है क्या, कोई योजना में कहीं गड़बड़ी रही है कि नहीं रही है। तो टीचर पूरा एक सुपरवाइजन करेगा उसके ऊपर और सुपरविजन मूल्यांकन करने के बाद में क्रियान्वयन हो गया, मूल्यांकन हो गया। मूल्यांकन करने के बाद में अब देखो योजना यहाँ पूरी हो जाती है। अब लास्ट सबसे अंत में क्या रहता है? मूल्यांकन अगर फाइनल हो गया कि हाँ टीचर ने अप्रूवल कर दिया कि भाई अब इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, तब लास्ट में उसका रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग होती है। मतलब क्या होगा कि लास्ट में अब आप उसको यूं कहिए कि रिकॉर्ड कर लो, जमा करवा लो, फीडबैक वगैरह दे दो, जो भी करना है वो लास्ट पॉइंट पे आप छठे चरण में कर लो। तो यहाँ प्रिंटिंग पूरी हो जाती है, मूल्यांकन तक आते आते सारी चीज़ें खत्म हो जाती है और यहाँ रिपोर्ट कर दिया जाता है और रिपोर्ट करने के साथ ही प्रोजेक्ट हमारा पूरा हो जाता है। तो अब आप समझिए 6 चरणों से होके गुजरता है। सबसे पहले सिचुएशन क्रिएट कर ली, डोटासरा जी ने स्टेटमेंट दे दिया कि भर्ती आ रही है, सिचुएशन बन गई।
अब हमारी समस्या का चयन हमने कर लिया है कि L1 की करनी है कि L2 की करनी है। यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम का सिलेक्शन हमने कर लिया है कि हम यहाँ पे L1 के ऊपर काम करेंगे, और उसके बाद में हमने शुरू कर दिया प्लानिंग करना। बहुत सारी वीडियोस देखे, कौन सी विषय के लिए क्या क्या करना है, कौन सी किताब पढ़नी, पूरी किताब इकट्ठी कर ली। इकट्ठी करने के बाद में अब एक बढ़िया सा टाइम टेबल बनाया है और उन किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया है। और ये सारी चीज़ें करने के बाद में अब बिल्कुल मूल्यांकन, यहाँ पे टेस्ट सीरीज कंटिन्यू दे रहे हैं, और टेस्ट सीरीज में कितने नंबर आ रहा है, क्या आ रहा है, रिकॉर्ड पूरा तैयार हो रहा है, और रिकॉर्ड पूरा तैयार हो रहा है, रिपोर्ट कार्ड भी बन रहा है, और इसके साथ ही आपका ये पूरा प्रोजेक्ट सफल हो रहा है। लास्ट में एक एग्ज़ाम हो जाएगा, और एग्ज़ाम होते ही आपका काम हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या होगा कि जब भी कोई प्रोजेक्ट होता है तो उस प्रोजेक्ट के ये चरण होते हैं। आप इन 6 चरणों को अच्छे से याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चरण है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। इसमें कुछ ज़्यादा है भी नहीं। आप इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट भी ले लो, और स्क्रीनशॉट को आप नोट भी कर लेना, अच्छे से समझना, अपने अपने हिसाब से उदाहरण सेट कर करके समझ लेना। तो ये किसी भी परियोजना विधि के होते हैं, क्या चरण होते हैं। तो हमने ये देख लिया, ऐतिहासिक देख लिया, चरण देख लिए। अब इसके क्या तत्व होंगे, सिद्धांत क्या होंगे, हमें क्या क्या चीज़ें इसके संबंध में ध्यान रखनी है। तो एक अच्छी परियोजना या प्रोजेक्ट विधि के क्या चरण होने चाहिए, क्या तत्व होने चाहिए विधि के तत्व, कंपोनेंट्स कह सकते हो, या कई बार कुछ किताबें सिद्धांत भी लिख लेती है। क्या क्या होने चाहिए ताकि प्रोजेक्ट विधि के इसको अपन यूं कहिए कि विशेषताएं भी लिख सकते हैं, ताकि प्रोजेक्ट विधि पूर्ण रूप से सफल हो जाए। क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए प्रोजेक्ट विधि में, क्योंकि गलतियां नहीं होनी चाहिए। कोई विधि में अगर कोई परेशानी रह गई तो डेफिनेटली उसका नुकसान हो सकता है। तो क्या क्या चीज़ें जो है हमें ध्यान रखनी है यहाँ पे, तो उन चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे कि एक प्रोजेक्ट विधि के अंदर हमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, उसके बाद क्या ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ उद्देश्य होना चाहिए कुछ। देखो, बिना उद्देश्य के कोई भी प्रोजेक्ट सफल नहीं हो सकता। किलपैट्रिक ने भी यही कहा था, हम भी यही कह रहे हैं कि सबसे पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है इसके उद्देश्य। क्योंकि जब तक उद्देश्य नहीं है, क्योंकि बिना उद्देश्य के क्या होगा, ना तो वो आपके बच्चों को उसमें इंटरेस्ट होगा, ना बच्चे दिलचस्पी से उसके ऊपर काम करेंगे, क्योंकि बिना एम के कोई काम सक्सेस नहीं होता। इसलिए सबसे पहली जो चीज़ ज़रूरी है वो होती है आपकी क्या, वो होती है हमारा उद्देश्य। इसका तय होना चाहिए। जब इसका उद्देश्य तय होगा तो डेफिनेटली बच्चे जो है वो ढंग से काम करेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि हर व्यक्ति के ऊपर कुछ न कुछ उत्तरदायित्व दे दिया जाना चाहिए। अगर उत्तरदायित्व नहीं दिया गया तो डेफिनेटली क्या होगा कि कुछ बच्चे जो है वो स्किप कर देंगे, कुछ बच्चे इंटरेस्ट पार्टिसिपेट कंप्लीटली नहीं करेंगे। तो हर एक विद्यार्थी का एक प्रकार से उत्तरदायित्व होना बहुत ज़रूरी होता है। तीसरा, समन्वय होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है कि हर व्यक्ति एक प्रकार से कोऑर्डिनेट करे एक दूसरे को, और एक दूसरे को जब कोऑर्डिनेट करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा कि बच्चों में एक प्रकार से सामूहिकता की भावना आएगी, और सामूहिकता की जो भावना होती है वो मुश्किल से मुश्किल कार्य को भी सफल कर सकती है। तो एक समन्वयता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और ये जो समन्वयता की बात थी, ये रायबर ने बताई थी पहली बार। रायबर ने कहा था कि कोई भी सिद्धांत में समन्वयता बहुत ही ज़रूरी होती है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी प्रोजेक्ट विधि जब भी कोई काम करते हैं तो बच्चों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा यूं कहिए कि वास्तविक ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। वास्तविक ज्ञान का क्या मतलब है, वास्तविक ज्ञान का मतलब ये हो गया कि हवा हवाई बातें नहीं, रियल वर्ल्ड की जो समस्याएं हैं, जैसे गरीबी की मैंने बात करी, चाहे बेरोजगारी की बात कर लो, चाहे बालिका शिक्षा की बात कर लो, चाहे वो जल की समस्या, विद्युत की समस्या, ऐसी की वास्तविक ज्ञान या वास्तविक समस्याओं पर आधारित कोई परियोजना होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई प्रैक्टिकली थियोरेटिकली दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वास्तविक ज्ञान पर आधारित ऐसी कोई समस्या होनी चाहिए जिससे कि बच्चा जो है उससे सीखे। और वास्तविक होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, वो बच्चों के लिए उपयोगी भी होगा, क्योंकि उपयोगी वही चीज़ें होती जो समाज में रात दिन के लिए ज़रूरी होती हैं। तो एक प्रकार से उपयोगी विषय भी होना चाहिए। विषय कैसा होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। इसके अलावा ऐसा विषय होना चाहिए जो बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब समालोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करें। बच्चा जो है उसके बारे में
आलोचना भी कर सके, उसकी कमियां बता सके, उसकी खूबियां बता सके, और आलोचना को यूं कहिए कि किस तरह से उन समस्याओं का समाधान किया जा सके, उनके ऊपर भी बात कर सके। इसके अलावा विषय संवेदनशील भी होना चाहिए। संवेदनशील का क्या मतलब है? संवेदनशील का मतलब ये होगा कि ऐसे ताज़ा तरीन विषय जो समाज में वर्तमान में चल रहे हो, जैसे मान लो बालिका शिक्षा की बात हो, चाहे बाल विवाह की बात हो, विभिन्न प्रकार की कुरीतियों की बात हो, चाहे आर्थिक समस्याओं की बात हो, तो ऐसा संवेदनशील विषय भी होना चाहिए। जिससे क्या होगा, जिससे प्रोजेक्ट विधि में बच्चा प्रोजेक्ट जो भी काम करेगा वो बहुत ही पूर्ण तन्मयता के साथ करेगा और वो एक प्रकार से रुचिपूर्ण भी होगा। इसके अलावा बच्चे के ऊपर कोई बंधन नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट को स्वतंत्र, बिल्कुल स्वतंत्र रखो। स्वतंत्र अगर होगा तो बच्चा जो है वो अपने यूं कहिए कि पूर्ण विचार दे सकता है। बंधा हुआ होगा तो निश्चित रूप से उसके विचार जो है वो प्रभावित हो जाएंगे। तो बच्चे को स्वतंत्रता होनी चाहिए, स्वतंत्रता, बंधन नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। तो उद्देश्य होना चाहिए, उत्तरदायित्व होना चाहिए, समन्वय होने चाहिए इसके अंदर। इसके अलावा ये वास्तविकता होनी चाहिए, उपयोगी ज्ञान होना चाहिए, समालोचनात्मकता होनी चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, और भी बहुत सारे बिंदु आप जोड़ सकते हैं। ऐसे कुछ तत्व है। सृजनशीलता होनी चाहिए, क्रिएटिविटी भी बहुत ज़रूरी है, सृजनशीलता होनी चाहिए। इसके अलावा रोचकता भी होनी चाहिए, रोचकता होनी चाहिए। तो ये सारी बातें जो है, ये 10 पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारी चीज़ें होगी तभी जाके प्रोजेक्ट विधि के पूरे लाभ हमारे को मिल पाएंगे। ये कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है, कुछ तत्व है इसके, आप पॉइंट टू पॉइंट इसको नोट कर लेना, इसमें कुछ ज़्यादा इतना है नहीं। अब आते हैं वापस पॉइंट पे। हमने तत्व देख लिए, चरण देख लिए, 6 चरण ऐतिहासिक देख लिया, और अब देखेंगे इसके प्रकार के ऊपर, और लास्ट में आएंगे गुण और दोष के ऊपर। प्रकार क्या क्या है इसके, ठीक है। सबसे पहले आते हैं प्रकार के ऊपर। देखो प्रकार में कोई ज़्यादा है नहीं, आप आराम से इसको नोट भी कर सकते हो। मैं आपको एक एक पॉइंट पे लाता हूँ। सबसे पहला हो गया संख्या के आधार पे। संख्या, अब देखो संख्या के आधार पर यूं कहिए कि अगर एक ही व्यक्ति बच्चा प्रोजेक्ट कर रहा है तो व्यक्तिगत प्रोजेक्ट हो जाएगा। व्यक्तिगत प्रोजेक्ट में क्या होता है, नक्शा बना सकता है वो कोई मॉडल बना सकता है, कोई चार्ट बना सकता है। अगर एक से अधिक बच्चे शामिल है उसमें तो सामूहिक प्रोजेक्ट हो जाएगा। सामूहिक प्रोजेक्ट हो जाएगा, जिसमें कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई भवन का प्रोजेक्ट हो सकता है, या किसी योजना का प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई बड़ी योजना का प्रोजेक्ट हो सकता है। तो इस प्रकार से हो सकता है संख्या के आधार पे। दूसरा हो सकता है समय के आधार पे। समय के आधार पे हम 2 भागों में बांट सकते हैं। अल्पकालिक प्रोजेक्ट हो सकते हैं। देखो अल्पकालीन का मतलब हो गया 5-7 दिन का होगा प्रोजेक्ट कोई, ठीक है। दीर्घकालीन भी हो सकता है, दीर्घकालीन हो सकता है। दीर्घकालीन का क्या मतलब है, हो सकता है 1-2 महीने, 4 महीने, 5 महीने का कोई प्रोजेक्ट हो जाए। तो अल्पकालीन प्रोजेक्ट हो सकते हैं, दीर्घकालीन प्रोजेक्ट हो सकते हैं, ये समय के आधार पे है। इसके अलावा कुछ विद्वानों के बताए हुए हैं, मैं अलग पेज पे ले लेता हूँ। इसके अलावा तीसरा पॉइंट किलपैट्रिक के अनुसार, किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट 4 टाइप के बताए थे। 4 टाइप के। सबसे पहला उन्होंने बताया था क्रिएटिव, सृजनशीलता वाला, रचनात्मक। एक प्रकार से कुछ उसने कहा था कि रचनात्मक प्रोजेक्ट हो सकते हैं। दूसरा उन्होंने कहा था कि रसास्वादन, एंजॉय वाले, रसास्वादन, एंजॉयबल, क्रिएटिव हो सकते हैं। उन्होंने कहा था इसके अलावा समस्या आधारित हो सकते हैं, समस्या आधारित, और कोई इसके अलावा उन्होंने कहा था कोई स्पेशली समस्या थिंकिंग के आधार पे हो सकता है, अभ्यास पर लिख सकते हैं यहाँ पे। अब देखो इन्होंने क्या क्या कहा था, मैं एक एक के ऊपर वापस आता हूँ। रचनात्मकता का क्या मतलब है? रचनात्मक प्रोजेक्ट का मतलब होता है ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें बच्चे की क्रिएटिविटी बाहर आए,
तो जितने भी ऐसे प्रोजेक्ट थे जिसमें क्रिएटिविटी की बात की गई थी वो सारे रचनात्मक थे। और इसमें अपन ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे कोई मैप बनाने का बोल दिया हो, चाहे कोई ड्रॉ बनाने का बोल दिया हो, चाहे कोई मॉडल बनाने का बोल दिया हो, तो ऐसे जितने भी क्रिएटिव कार्य होते हैं उनको उन्होंने क्रिएटिव प्रोजेक्ट के अंदर रखा था। उसके बाद उन्होंने बात करी थी रचनात्मक के बाद में रसास्वादन। रसास्वादन का मतलब एन्जॉयबल, चाहे वो गीत हो, नृत्य हो, चाहे कोई धुन ध्वनि हो, चाहे कुछ भी ऐसे कहानी हो, पाठ हो या कविता हो, ये सारे के सारे किसमें आ जाते हैं, रसास्वादन में। तीसरा उन्होंने कहा था कि समस्या आधारित कोई परियोजना, मतलब कोई प्रॉब्लम दे दो, चाहे गरीबी की दे दो, चाहे आपको उसको बेरोजगारी की प्रॉब्लम दे दो, या फिर आप उसको कोई गाँव की कोई जल की समस्या की कोई ऐसी दे दो, तो ऐसी कोई समस्या दे दो उसको, तो उस समस्या के आधार पर कोई न कोई प्रोजेक्ट तैयार करेगा। और चौथा उन्होंने बताया था अभ्यास या कौशल युक्त। कौशल युक्त, अब ये कौशल युक्त जो है इसका मतलब ये होगा, ये रचनात्मकता, यहाँ पे स्किल, मतलब ऐसी कोई तात्कालिक समस्या उनके सामने रख लो, जैसे समस्या नहीं रखो तो भी आप कोई नहीं, जैसे कौशल का मतलब होता है जैसे तैरना सिखा दो उसको, या फिर कोई आर्ट क्राफ्ट निर्माण की बातें सिखा दो, तो ऐसा कुछ दो जिससे उसकी स्किल में डेवलपमेंट हो। और स्किल में डेवलपमेंट कब होता है, जब निरंतर अपन अभ्यास करते हैं। तो निरंतर अगर अभ्यास होगा और स्किल में अगर डेवलपमेंट होगा तो निश्चित रूप से ये भी एक प्रकार का प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे बच्चे को नया सिखाया जाता है, बिल्कुल नया सिखाया जाता है। यहाँ समस्या दी जाती है, यहाँ पे आपके गीत पाठ वगैरह वो चीज़ें होती है, और रचनात्मकता में क्या होता है, कोई मॉडल वगैरह ये सारी चीज़ें बताई जाती है। तो ये किलपैट्रिक थे, किलपैट्रिक थे, और किलपैट्रिक ने ये 4 प्रकार के हमें बताए थे जो भी है प्रोजेक्ट के बारे में। अब देखिए आगे अगर मैं बात करूं किलपैट्रिक के बाद में, किलपैट्रिक के बाद में दूसरा जो नाम आता है, मैंने लिखा था रिस्क का नाम। रिस्क ने 3 टाइप के बताए थे, मैं इसको इधर ले लेता हूँ, रिस्क का ले लेता हूँ। चौथा बिंदु रिस्क के अनुसार, रिस्क ने 3 प्रकार की यूं कहिए कि बताई थी कि कौन कौन सी प्रोजेक्ट मेथड होनी चाहिए। कोई नई कुछ नहीं थी, उन्होंने भी यही चीज़ें बताई थी। रसास्वादन एक बौद्धिक अलग से बताई थी। रिस्क ने जो बातें करी थी, रिस्क का जो क्षेत्र था कंप्लीटली इसके इर्द गिर्द ही था। किसके, किलपैट्रिक के इर्द गिर्द। उन्होंने कुछ ऐसा कोई स्पेशली नया नहीं बताया। उन्होंने सबसे पहली बात ये बताई थी कि प्रोजेक्ट ऐसे होने चाहिए जो बच्चों में क्रिएटिविटी बढ़ाए, और साथ साथ में बच्चों में एक प्रकार से इंटेलेक्चुअल पावर जो है, बौद्धिक क्षमता जो है बच्चों की, वो भी बढ़ाए। और जब बौद्धिक क्षमता और वो दोनों चीज़ें अगर बढ़ेगी तो डेफिनेटली इसके आपके फ़ायदे होंगे। तो उत्पादकता, सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा उनका, उत्पादकता, मतलब प्रोडक्टिविटी हो। और प्रोडक्टिविटी कब होगी, जब उसकी बुद्धि लब्धि बढ़ेगी, जब वो इंटरेस्ट लेके काम करेगा। तो उत्पादकता वाले जितने भी प्रोजेक्ट है ऐसे देने चाहिए जिससे कि उसकी प्रोडक्टिविटी में बढ़े और वो निर्माण संबंधित कार्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण संबंधित कार्य करें। ये एक बात करी थी उन्होंने रिस्क ने। उत्पादकता प्रोजेक्ट के बाद में जो दूसरी बात उन्होंने की थी वो थी यूँ कहिए कि सीखने से संबंधित, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा सीखने से संबंधित काम करे, जिससे में आप कौशल वाला मामला लिख सकते हो कि ऐसे प्रोजेक्ट दो बच्चों को जो आपके यूं कहिए कि बच्चों को सीखने पर बल दे, बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा नया कुछ सीखे। और तीसरा बौद्धिक मैंने बता दिया, कोई समस्याएं दो जिससे बच्चे की इंटेलेक्चुअल पावर में वृद्धि होगी। तो ये बातें जो है वो हमारे कही थी किसने, वो कही थी हमारे रिस्क ने कही थी। उत्पादकता के प्रोजेक्ट, सीखने या कौशल के प्रोजेक्ट, और आपके बौद्धिक प्रोजेक्ट। तो कुल मिला के 3, और एक थे कॉलिन्सन। कॉलिन्सन ने भी ऐसा ही कुछ कहा था, मैं नाम लिख लेता हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट बाद में ले लेना। कॉलिन्सन ने 4 प्रकार के प्रोजेक्ट बताए थे। कॉलिन्सन ने, एथेंस कॉलिन्सन ने 4 प्रकार के प्रोजेक्ट बताए थे। इन्होंने कोई नया नहीं बताया। इन्होंने कहा एक भ्रमण प्रोजेक्ट है, घुमा के आ जाओ, खेल खिलवा दो, खेल खेलेंगे, भ्रमण करेंगे, कहानी प्रोजेक्ट है, नैतिक प्रोजेक्ट है, ऐसे प्रोजेक्ट रहने चाहिए। ये कोई ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कई बार कहते हैं ना नसीब खराब होते हैं, तो ऐसा ही आ जाता है कि कॉलिन्सन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रोजेक्ट विधि का भाग नहीं है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। अब देखो, ये
तीनों विद्वानों के मैंने लिख लिए, किलपैट्रिक का लिख लिया, रिस्क का लिख लिया और कॉलिंसन का लिख लिया। इनमें एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा कॉमन निकल कर सामने आ रही है, अगर आप नोट कर पा रहे हैं, कि यहाँ पर बच्चा करके सीख रहा है। यहाँ पर बच्चा बार बार गलती करेगा और बार बार सीखेगा। यहाँ पे बच्चा हर वक्त हर समस्या के लिए तैयार रहता है। देखो यहाँ पे बच्चा तत्पर है, यहाँ पे बच्चा बार बार गलती करके सीख रहा है। और आपने अगर साइकोलॉजी में पढ़ा हो, ये तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और लास्ट में संतोष का नियम, ये तीनों किसके थे? ये तीनों थे आपके थॉर्नडाइक के। तो अब देखिए, अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि परियोजना विधि में अधिगम किसके नियमों के अनुसार होता है, साइकोलॉजी की कौन से नियमों के अनुसार होता है, तो आप कहोगे थॉर्नडाइक के अनुसार होता है। कि यहाँ पर बच्चा निरंतर तत्पर रहता है, तत्परता का सिद्धांत आ जाता है। आपने अच्छे से पढ़ा होगा, मुझे साइकोलॉजी ज़्यादा नहीं पता, इतनी उससे ज़्यादा आपको पता होगी। अभ्यास करता है, अभ्यास का नियम है, तत्परता का नियम है, सेकंड ग्रेड में एक बार ये सवाल भी बना था, और प्रभाव का नियम, संतोष का नियम भी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये कहीं न कहीं इसमें योगदान दे रही है। तो आप जब भी लिखो तो मैं आपको वापस एक बार ले जाता हूँ कि संख्या के आधार पे बता दिए मैंने, एक हो गया व्यक्तिगत, दूसरा हो गया सामूहिक। समय के आधार पे मैंने बता दिया अल्पकालिक और दीर्घकालिक, और तीसरा है विद्वानों के अनुसार। और विद्वानों के अनुसार हमने 3 विद्वानों के नाम लिखे, और 3 विद्वान कौन से लिखे हैं? एक लिखा है किलपैट्रिक जिसने ये 4 भाग बताए हैं, एक लिखा है आपके रिस्क जिसने ये 3 भाग बताए हैं, और एक लिखा है कॉलिंसन जिसने ये 4 भाग बताए हैं टोटल। और ये सभी के सभी लास्ट में नोट करके डाल देना कि थॉर्नडाइक के नियमों के अनुसार अधिगम करते हैं। अब बात आती है अपनी इस विभाजन की हो गई। अब थोड़ा सा लास्ट में गुण और दोष देख लेते हैं, और फिर हमारा टॉपिक है वो पूरा हो जाएगा। गुण क्या है और दोष क्या है, टेबल ही बना लेते हैं एक। गुण क्या है इसके और दोष क्या है। देखिए दोष क्या है, दोष पहले देख लेते हैं, क्योंकि दोष देखने की आदत व्यक्ति की सबसे ज़्यादा होती है। दोष देखना हमारी एक प्रकार से आदत में शुमार हो गया है। व्यक्ति हो चाहे कोई भी अच्छी से अच्छी चीज़ के भी दोष हो सकते हैं। तो इसका दोष क्या है? इसका दोष ये होता है कि एक तो ट्रेंड टीचर नहीं है, प्रशिक्षित ट्रेंड शिक्षक नहीं है। जब तक ट्रेंड शिक्षक नहीं होंगे तो डेफिनेटली ये विधियाँ सफल नहीं हो सकती, प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव। दूसरा क्या है? खर्चीली बहुत है, क्योंकि प्रोजेक्ट होगा तो उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट चाहिए, इतना खर्चा हर विद्यार्थी कर नहीं सकता। तीसरी क्या समस्या आ सकती है? तीसरी समस्या ये आ सकती है इसमें कि हर टॉपिक को ऐसे नहीं पढ़ाया जा सकता, हर अध्याय में यह असफल है, हर अध्याय नहीं करवाया जा सकता। मतलब क्या हुआ? पाठ्यक्रम पूर्ण कभी हो नहीं सकता, इसमें पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं हो सकता। तो ये इसकी सीमाएं हैं, इसको दोष को अपन सीमाएं भी लिख सकते हैं। चौथा क्या है? पांचवा क्या होगा? स्कूलों के पास में, विद्यालयों के पास में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मतलब संसाधनों का अभाव है। अब देखिए ये अगर चीजें कमी पूरी कर ली जाती है तो ये दोष भी नहीं रहेंगे। शिक्षक ट्रेंड नियुक्त कर दिए जाए, थोड़ा सा फंड दे दिया जाए विद्यालयों को, हर अध्याय के ऊपर प्रयास किया जाए, ठीक है, पाठ्यक्रम पूरा करने की कोई बाध्यता ना दे, संसाधन अगर उपलब्ध करवा दिए जाए, तो फिर इस विधि के कोई दोष जो है वो नहीं है। तो कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां हैं, इनको अगर दूर कर लिया जाता तो इस दोषों को निपटाया जा सकता है। छोटे स्तर पर ये उपयोगी नहीं है, क्योंकि बड़े स्तर पर ही ये हो सकती है, क्योंकि इसके लिए बच्चों का बौद्धिक विकास भी ढंग का चाहिए, अन्यथा हो नहीं सकती। सहायक सामग्री वगैरह, संसाधन वगैरह हमारे पास नहीं है, ये सारे इसके दोष होते हैं। गुण क्या है? गुण बहुत सारे हैं। गुण अपन जितने इसमें लिखे उतने कम है। स्वयं करके सीखता है, स्वयं करके सीखता है, ये सबसे बड़ा गुण है। इससे क्या होगा? समझ बढ़ेगी और रटने की क्षमता कम हो जाएगी। तीसरा क्या होगा? अर्जित और व्यवहारिक ज्ञान जुड़ जाएंगे, अर्जित व व्यवहारिक ज्ञान जुड़ जाएंगे, व्यवहारिक ज्ञान जुड़ जाएंगे, व्यवहारिक ज्ञान। और क्या होगा? बच्चों में चिंतन का विकास होगा, क्रिटिकल थिंकिंग, चिंतन का विकास होगा। और क्या होगा? अधिगम प्रभावी होगा, अधिगम प्रभावी होगा।
और क्या हो सकता है, बच्चों में सृजनशीलता बढ़ती है, बच्चों में सृजनशीलता का विकास होता है। और भी आप बहुत सारी बातें यहाँ पे जोड़ के और 10-10, 12-12 गुण और दोष लिख सकते हो, उसमें कोई ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब हमने इतना कुछ कर लिया है तो कुछ पॉइंट और आराम से हम कर सकते हैं इसमें। और इसके अलावा और क्या हो सकता है गुणों में, इसमें बच्चे में कई प्रकार के कौशल विकसित होते हैं, कौशल विकास। इसके अलावा बच्चे का मानसिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, तो अपन उसको मनोगतिक विकास भी कह सकते हैं, मनोगतिक विकास भी होता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। अब वापस देखते हैं इसमें, तो क्या परिभाषा अर्थ ले लिया, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख ली, भारत के संबंध में थोड़ा देख लेना कि जो मौलिक शिक्षा आई थी गांधी जी की बेसिक शिक्षा 1937 की, नई तालीम जो मैंने आपको एक वीडियो में बताई भी है, उसमें पहली बार परियोजना पर बात करी गई भारत में यहाँ पे। और भारत के अंदर परियोजना विधि का अच्छे से प्रारंभ वैसे पंजाब में हुआ था। थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देख लेना, 6 चरण मैंने आपको समझा दिए। इसके अलावा मैंने आपको इसके 8-10 सिद्धांत बता दिए हैं, प्रकार बता दिए हैं, गुण दोष देख लिए। ये थी हमारी परियोजना विधि, और उम्मीद कर रहा हूँ बढ़िया से समझ में आ गया होगा, सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। अगला जब टॉपिक होगा तो कुछ इसमें अगर कुछ आपको दिक्कतें हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में डाल देना, अपन उसको हल कर लेंगे अच्छे से। बहुत ही इंटरेस्टिंग विधि है, बढ़िया से नोट्स बनाना, अच्छे से पढ़ना, और इसके अलावा चीज़ों को समझना, रटना मत। प्रोग्रेसिव एजुकेशन पे आइए, वही रूसो, लॉक, ड्यूबी और किलपैट्रिक, उस प्रोग्रेसिव एजुकेशन पे आओगे तब आप समझना शुरू करोगे रटने की बजाय। तो कोशिश ये कीजिए कि समझिए चीज़ों को, रटिए मत, रिग्रेसिव मत बनिए, प्रोग्रेसिव। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न तैयार हो गए, बहुत सारा ज्ञान हो गया, सारी चीज़ें होगी, एक एक चीज़ को पॉज करते जाना, लिखते जाना और अच्छे से समझते जाना। चलो धन्यवाद आपका, आपने इतना कुछ झेला। बहुत सारे ऐसे, ये टॉपिक इतने इंटरेस्टिंग नहीं है लेकिन अपन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन धैर्य रखना, आगे 4 क्लासें और रही है मेरी, L1 का ख़त्म हो जाएगा, और ये चूँकि L2 का भी शामिल है तो बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएगा। 12-15 वीडियोज़ होंगे और आराम से उसको आप 10 में से 8-10 सवाल, 8-9 सवाल आराम से सही कर सकते हैं, और अगर थोड़ी समझ रखी तो पूरी भी हो सकते हैं। धन्यवाद।